हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मामित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज जो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से लिया जा रहा है और इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावे की। देखिए, इसमें बहुत से स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आज कोशिश करेंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो देखिए, हम बात करेंगे एक्शनेबल क्लेम और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 3 की। यदि हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो अनुयोजित दावा या एक्शन क्लेम मींस अ क्लेम एज एन अनसिक्योर्ड डेब्ट। यानी कि जब हम अनसिक्योर्ड डेब्ट की बात करते हैं तो इसे हम बात करते हैं अप्रतिभूत ऋण से। देखिए, जो अनुयोजित दावा या एक्शनेबल क्लेम है उसका मतलब क्या है। एक ऐसा क्लेम, किस चीज का क्लेम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अनसिक्योर्ड डेब्ट की। यानी अनसिक्योर्ड डेब्ट या अप्रतिभूत ऋण का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप सबने शायद दो ट्रांजैक्शन सुने होंगे। एक सुना होगा आपने मोर्गेज, जिसे हम बोलते हैं बंधक, और एक बात मैं यहाँ पर करूंगा प्लास की, जिसे हम बोलते हैं गिरवी। देखिए, पहले यदि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो मुझे लगता है आपको पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अनसिक्योर्ड डेब्ट की बात समझ में आ जाएगी। हमारा यहाँ पर टॉपिक है एक्शनेबल क्लेम का। एक्शनेबल क्लेम या अनुयोजित दावा होता क्या है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, अ क्लेम एज एन अनसिक्योर्ड डेब्ट, यानी कि एक अप्रतिभूत ऋण का दावा। लेकिन जो ये अप्रतिभूत ऋण या अनसिक्योर्ड डेब्ट है वो होता क्या है, तो देखिए पहले आप दो बातों को समझिए। पहले देखिए, ऐसा हो सपोज मैं बैंक के पास जाके मुझे एक लोन लेना है और मैंने बैंक से सपोज कहा कि मुझे 5 लाख रुपए का आप लोन दीजिए, डेब्ट दीजिए। लेकिन बैंक मुझसे कहता है कि ठीक है, हम आपको यदि 5 लाख रुपए का लोन दे भी दें तो उसके उसके बदले में आप हमें क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या प्रतिभूति देंगे। यानी कि यदि मैं 5 लाख रुपए उनके ना चुकाऊं, पे ना करूं, तो क्या होगा। तो ऐसे में कोई भी हो, यदि बैंक है तो जनरली वो मुझसे डिमांड करेगा कि भाई आप उन 5 लाख रुपए के बदले में हमें इस बात की सिक्योरिटी दीजिए कि आप हमारे 5 लाख विद इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ऐसे में मेरे पास सिक्योरिटी के नाम पे मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई बिल्डिंग, कोई हाउस हो, कोई शॉप हो, तो मैं, और ऑफ कोर्स उसकी जो वैल्यू होगी वो 5 लाख से कहीं ज्यादा होगी, ताकि यदि मैं किसी वजह से उनके 5 लाख रुपए डिपॉजिट ना करूं या मैं लेके भाग जाऊं, तो ऐसे में वो उस प्रॉपर्टी से अपना 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट अपने को प्रॉफिट ले सकें। तो ऐसे में जब मैंने सिक्योरिटी के नाम पे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी या जिसे मैं अचल संपत्ति की बात कर रहा हूँ वो मैंने डिपॉजिट किया सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोर्गेज यानी कि बंधक। और यदि मैं बात करूं प्लेज की, तो प्लेज में भी लगभग यही बात आती है। लेकिन सपोज मैं ए से 2 लाख रुपए उधार मांगता हूं, डेब्ट लेता हूं, तो वो भी ये कहता है कि ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए दे तो देंगे, लेकिन इसके बदले हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी के नाम पे अब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अचल संपत्ति नहीं, मैं कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक मेरे पास एक 5 लाख रुपए की कार है सपोज, मेरे पास कुछ ऑर्नामेंट्स हैं कुछ, तो ऐसे में मैं उन्हें सिक्योरिटी के नाम पे उनको डिपॉजिट कर देता हूँ और उसके बदले में मैं 2 लाख रुपए उनसे उधार ले लेता हूँ। तो वो जो मेरे कार या जो ऑर्नामेंट्स है जो मैंने सिक्योरिटी के नाम पे उनको दी, किस बात की सिक्योरिटी, कि मुझे उनके 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। और यदि मैंने नहीं चुकाया तो वो उस कार को बेच के या उस ऑर्नामेंट्स को बेच के अपने 2 लाख रुपए विद इंटरेस्ट उसको रिकवर कर लेंगे। तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी जब हम सिक्योरिटी के नाम पे डिपॉजिट करते हैं तो इसे हम एक ट्रांजेक्शन कहते हैं प्लेज का, यानी कि गिरवी का। यानी मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि मोर्गेज वो ट्रांजेक्शन होता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है, और प्लस हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों में देखें, यदि मैं मोर्गेज या बंधक की बात करूं, मैं प्लस या गिरवी की बात करूं, इसमें सिक्योरिटी के रूप में जो हमने प्रॉपर्टी दी है वो चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल हो, हमने हमने उस ऋण, उस डेब्ट के बदले में कोई सिक्योरिटी दी है ना, तो ये तो कहलाता है सिक्योर्ड डेब्ट यानी कि प्रतिभूत ऋण। और एक सिक्योर्ड डेब्ट या प्रतिभूत ऋण एक्शनेबल क्लेम या अनुयोज्य दावे की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम एज एन अनसिक्योर्ड डेब्ट। यानी कि अनुयोज्य दावा क्या है, वो एक अप्रतिभूत ऋण का दावा है। अप्रतिभूत यानी कि मैं आपसे कोई डेब्ट लेता हूं लेकिन उसके बदले मैंने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी। हो सकता है कि मैंने अपने भाई से कहा कि भाई आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए, और भाई ने मुझसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे बाद में पे कर दीजिएगा, अभी आप ये 2 लाख रुपए रख लो, लेकिन भाई ने मुझसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली है। तो ये क्या है, ये एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है। और ये अनसिक्योर्ड डेब्ट अब मेरे ब्रदर मुझसे कहते हैं बाद में कि भैया मेरे 2 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो वैसे कोई ली नहीं थी उन्होंने। तो
कुछ फिड्यूशियरी रिलेशंस होते हैं ना, कुछ वैश्वासिक संबंध होते हैं, विश्वास पे भी तो चलता है ना मामला। तो ऐसे में उन्होंने मुझसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली। अब फाइनली मैं उनके 2 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा हूँ, तो वो क्या जो मुझसे क्लेम करेंगे 2 लाख रुपए का, क्योंकि वो डेब्ट जो उन्होंने मुझे दिया था मेरे ब्रदर ने, वो क्या था, वो डेब्ट था। और वो कैसा डेब्ट था, अनसिक्योर्ड था, अप्रतिभूत था। तो वो जो डिमांड कर रहे हैं मुझसे, वो कहलाएगा एक्शनेबल क्लेम। वो क्लेम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुयोज्य दावा यानी कि एक्शनेबल क्लेम। ये बात क्लियर है। अब मैं दूसरी बात लेके चलूंगा। दूसरी बात है, ये कह रहा है एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है लाभप्रद हित। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूं बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं लाभप्रद हित। ठीक है। अब ये देखिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, एक लाभप्रद हित है, लेकिन किस में है, वो चल संपत्ति में है, जंगम संपत्ति में है। लेकिन जिस मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेमेंट यानी कि मैं दावेदार हूं उस प्रॉपर्टी का, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे ही पोजीशन में नहीं है। तो यहां पे ये कह रहा है कि एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम एज टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन इन द क्लेमेंट। यानी कि अनुयोज्य दावा क्या है, अनुयोज्य दावा ये है, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, किस चीज का दावा कर रहा हूं, मैं एक चल संपत्ति में, और चल संपत्ति जो दावेदार के कब्जे में नहीं है, तो उस चल संपत्ति में मैं कोई लाभप्रद हित का दावा कर रहा हूं, ये अनुयोज्य दावा कहलाएगा। जैसे ऐसा हो कि ए वो मैं सपोज 200 क्विंटल राइस वो बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बी उस जो 200 क्विंटल राइस है, यानी ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, और हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लेमेंट है, क्योंकि उसने हो सकता है कि मुझे पैसा डिपॉजिट कर दिया हो और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और मैं ए और उसने जो बी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि जिसमें मैं ए 200 क्विंटल राइस बी को डिलीवर करेंगे राइस को, और उसके बदले में चल सपोज से मान लेते चल 50,000 रुपए में डील हमारी हो गई है। तो ऐसे में जो ये 200 क्विंटल ये राइस है, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका क्लेमेंट कौन है, मान लेते हैं बी क्लेमेंट हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, हो सकता है वो पैसा मुझे डिपॉजिट कर चुका है इसका, तो लेकिन वो अभी भी राइस मेरे कब्जे में है, अभी मैंने उसे डिलीवर नहीं किया, जबकि वो मुझे उसका पैसा डिपॉजिट कर चुका है। तो उस 200 क्विंटल राइस में, एक मूवेबल प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है, उसका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, लाभप्रद हित है, उसका वो दावा कर रहा है, उसका क्लेम कर रहा है, ये क्लेम ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्शनेबल क्लेम यानी कि अनुयोज्य दावा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे, जब हम डेब्ट की बात करते हैं, हम ऋण की बात करते हैं, तो ऐसा ऋण वर्तमान भी हो सकता है, यानी कि तुरंत देय होता है वो, या एक्रूइंग होता है। एक्रूइंग का मतलब होता है कि ये फ्यूचर में कभी भी आप जब भी डिमांड करेंगे, ये क्लेम आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आप देखेंगे एसआईपी होता है, तो मैंने पैसा एसआईपी में लगाया है, तो वो क्या है, वो एक्रूइंग हो रहा है, वो बढ़ रहा है लगातार, और जब फ्यूचर में मैं जब भी उसको क्लेम करना चाहूंगा, वो मैं तुरंत निकाल सकता हूं उसे। तो ऐसा जो डेब्ट है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं वर्तमान भी हो सकता है, एक्रूइंग भी हो सकता है। इसके लिए एक वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है प्रोधावमान। ठीक है। और वो कंडीशनल यानी कि सशर्त भी हो सकता है, और यदि कंटीजेंट की बात करें तो वो समाश्रित भी हो सकता है। तो ऐसा डेब्ट कैसा हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, वो जो तुरंत दे है, तुरंत आपको देना पड़ेगा। वो एक्रूइंग भी हो सकता है, यानी कि वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और फ्यूचर में आप जब चाहे उसे ले सकते हैं। कंडीशनल यानी कि किसी कंडीशन के साथ ऐसा क्लेम किया जा सकता है, और ये कंडीशन यानी कि किसी घटना पर आधारित ये डेब्ट हो सकता है। क्लियर है बात। और यहाँ पर देखिए, जब भी हम पीसीजे की बात कर रहे हैं, यूपी पीसीजे प्री की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही है। और वो क्वेश्चन आता है क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें आता है इंस्टेंसेस ऑफ एक्शनेबल क्लेम, यानी ये मान के चले कि 99.9% क्वेश्चन आपको यहीं से एक मिलने वाला है प्री के लिए। और वो ये पूछा जाता है कि जो एक्शनेबल क्लेम या अनुयोज्य दावा है, उसके आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि 3 ऑप्शन आपको दे देंगे कि कौन से एक्शनेबल क्लेम माने जाएं और कौन से ना माने जाएं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं जो अनुयोज्य दावा या एक्शनेबल क्लेम में आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अ क्लेम ऑफ मुस्लिम वुमेन फॉर हर अनपेड डॉवर। आप ये देख पाते हैं कि एक मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम महिला का डॉवर या मेहर का राइट होता है, और वो मेहर यानी कि डॉवर, उसके लिए वो कोई डेब्ट की बात थोड़ी, मतलब यानी कि
यानी कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी थोड़ी दी जाती है। ये तो एक ऐसा राइट है मुस्लिम वुमेन का कि मैरिज पे आपको हस्बैंड द्वारा ये टॉवर मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। एक अनसिक्योर्ड डेब्ट माना जाता है, यानी कि पति की ओर से ये माना जाता है कि उसने वाइफ से शायद कोई डेब्ट लिया हुआ था और उसके बदले में उसने कोई सिक्योरिटी भी वाइफ को नहीं दी थी। ये अनसिक्योर्ड डेब्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसलिए यदि वो मुस्लिम वुमेन उस अनपेड टॉवर को, जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, उस अनपेड टॉवर को यदि क्लेम करती है वो मुस्लिम वुमेन, मैरिड वुमेन, तो ये क्लेम अपने हस्बैंड से जो क्लेम करिए, ये क्लेम क्या माना जाएगा? ये एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा, ये अनुसूचित दावा माना जाएगा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड डेब्ट या अप्रतिभूत ऋण माना गया है। ऐसे ही ये लिखा है अ क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट्स, यानी कि किराया का आप दावा करते हैं। आपने अपना मकान किसी को किराए पे दिया हुआ है और अब 1 महीने बाद आप वो क्लेम करते हैं, तो उसके लिए जनरली हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, तो इसे भी एक्शनेबल क्लेम माना गया है। अ शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो भागीदारी है, भागीदारी में जो आपका अंश होता है, शेयर होता है। मान लीजिए हम 4 पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, मेरा अपना शेयर होगा, किसी दूसरे पार्टनर का कुछ, किसी दूसरे तीसरे पार्टनर का कुछ, तो हम अपने शेयर को, अपने अंश को, जितना भी उस पार्टनरशिप फर्म में जो बेनिफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें मेरा जितना भी शेयर है वो मैं जो क्लेम करूंगा वो भी एक्शनेबल क्लेम या अनुसूचित दावा माना जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि बीमा पॉलिसी के अधीन जो हमें पैसा मिलता है। जैसे हो सकता है कि जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा। या जनरली आप देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता है कि किसी की डेथ पे वो पैसा मिलता है, तो ये जो हम क्लेम करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, ये भी एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कौन से एक्शनेबल क्लेम नहीं माने जाएंगे? तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था जो अनसिक्योर्ड डेब्ट होते हैं उन्हें ही एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है, लेकिन यदि वो सिक्योर्ड डेब्ट है, यानी कि वो मोर्गेज या प्लेस के रूप में है, बंधक या गिरवी के रूप में है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। तो जो सिक्योर्ड डेब्ट है, जैसे हमने बोला प्रतिभूत ऋण, तो प्रतिभूत ऋण को हम अनुसूचित दावा नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। फिर ये आ रहा है अ क्लेम टू रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। संविदा भंग होने पे जो आप क्षतिपूर्ति की डिमांड करते हैं, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात आती है मैसने प्रॉफिट, अ क्लेम टू मैसने प्रॉफिट, यानी कि अंतकालीन लाभ का दावा। ये भी एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। ये बेसिकली वो होता है, मैं आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दूंगा चलते चलते, कि सपोज मेरे एग्रीकल्चर लैंड पे आपने कब्जा कर लिया और मैंने आपके खिलाफ सिविल केस इंस्टीट्यूट कर दिया, और फाइनली 4 साल बाद डिसीजन आया, मेरे फेवर में आ गया, कोर्ट ने कहा कि डिग्री मेरे फेवर में आई, कहा कि भैया ये एग्रीकल्चर लैंड आप ही की थी। लेकिन यदि 4 साल मेरे कब्जे में, मेरे पोजीशन में वो एग्रीकल्चर लैंड होती, मैं खेती नहीं करता और खेती करते मैं प्रॉफिट नहीं कमाता, तो ये प्रॉफिट, क्योंकि कब्जा आपके पास था, तो ये जो कब्जा आपके पास था, इलीगली आपने जो पोजीशन कर रखा था, तो 4 साल से मैं खेती नहीं कर पाया, तो ये 4 साल का यदि मैं खेती करता, तो मैं जो कमा पाता, जो प्रॉफिट लेता, वही प्रॉफिट हमारा मैसेज प्रॉफिट कहलाता है, और ये एक्शनेबल क्लेम नहीं था। यानी कि अब मैं उसी केस में आपसे क्लेम करूंगा कि भैया मेरा वो मैसेज प्रॉफिट भी दिलाया जाए। यदि वो कब्जा मेरे पास बना होता तो 4 साल में मैं कितना रुपए कमा लेता, तो वो भी भैया दूसरी पार्टी से, एडवर्स पार्टी से या जजमेंट डेटा से मुझे दिलाया जाए। लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे ही कॉपीराइट, जैसे हम बोलते हैं प्रातिलिप्य अधिकार, ये भी एक्शनेबल क्लेम नहीं माना जाता है। हिंदी में आप देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, और एक डिग्री को भी हम एक्शनेबल क्लेम नहीं मानते हैं। तो ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिलने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, फिर आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।